पीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भारत का भू आकृतिक प्रदेश। ठीक, तो इसमें हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसको आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद घटना चक्र से जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के भू आकृतिक प्रदेश को 6 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेश हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 प्राकृतिक हैं और 6 उपभौतिक भू आकृतिक हैं। तो 4 कौन कौन से प्राकृतिक हैं? तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप, ये प्राकृतिक प्रदेश हैं। ठीक, अब इनका जो उप विभाजन किया गया है उसमें क्या क्या है? उसमें ये है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार मतलब यही प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। ठीक, तो ये 6 हो गए और ये 4 हो गए। अब चलिए, अब हम लोग एक एक करके इन सब चीज़ों को देखेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको मैं वहाँ पे हाईलाइट करती चलूँगी। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए, सबसे पहले है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है ट्रांस हिमालय, ठीक, 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लूँ। एक है ट्रांस हिमालय, एक है हिमालय और एक है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। अगर आप लोग मैप लेके अपने साथ में बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, ट्रांस हिमालय जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लद्दाख, काराकोरम, कैलाश और जास्कर। ये इंपॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। ठीक, कि उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर में लगाइए। तो सबसे ऊपर होता है काराकोरम, लद्दाख, कैलाश पर्वत और फिर जास्कर। पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय में जो निम्नलिखित ये श्रेणियाँ हैं इनको उत्तर से दक्षिण में लगाइए। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो घटना चक्र में मिलेगा। ठीक है, हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय में महान हिमालय है, लघु हिमालय है और बाह्य हिमालय है। महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय कहा जाता है और जो बाह्य हिमालय है, सबसे बाहरी वाला जो पार्ट है, उसको शिवालिक कहा जाता है। और फिर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं जो 7 सिस्टर्स हैं, असम वगैरह, उसमें पूर्वोत्तर की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर हम लोग हिमालय की बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति भारतीय और यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ पे आपको कौन सा फैक्ट कैच करना है कि 2 प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई, एक भारतीय प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट। जब इनका अभिसरण हुआ, अभिसरण मतलब पास पास आना, ठीक ऐसे, और बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। यहाँ पे एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। तो जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास पास में आईं तो जो टेथिस सागर में उपस्थित अवसाद थे, अवसाद कहाँ से आएंगे? नदियाँ लेके आएंगी, नदियों द्वारा यहाँ पे अवसाद लेके आया जाता था। अवसादों में संपीड़न बल के कारण, संपीड़न मतलब कि एक दूसरे के पास में जब हुआ आई ये, तो एक दूसरे की तरफ ये बल लगाएंगी। संपीड़न बल के प्रभाव से हुए वलन, वलन मतलब ये, ठीक, मतलब पहले 1 मिनट, पहले ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, बीच में ये अवसाद है। तो जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी तो ये जो बीच में अवसाद था इसमें मोड़ पड़ने लगा। ठीक, ऐसे। तो जब ये मोड़ पड़ा तो इसी मोड़ से, इसी वलन से जिसका निर्माण हुआ उसी को क्या कहा गया? हिमालय। ठीक, यही लिखा है इसमें। तो क्या आपको याद रखना है इसमें? एक भारतीय और एक यूरेशियन प्लेट और एक टेथिस सागर। ठीक है, तो इस अभिसरण के परिणाम स्वरूप 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों का उत्थान हुआ। ठीक, हिमालय में ये भी हम लोगों ने देखा कि 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, ठीक है, उनका उत्थान हुआ। तो जो सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ था वो था ट्रांस हिमालय। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा ना ऊपर ये 4, ये एक ट्रांस हिमालय और एक ये तीनों, तो इन 4 का निर्माण हुआ। तो जो इन 4 में सबसे पुराना था वो क्या था? हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद 55 से 60 मिलियन वर्ष के बाद, 55 से 60 मिलियन वर्ष के बाद 2500, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, टाइम मत याद रखिएगा कितने टाइम के बाद, लंबाई याद रखिएगा कि 2500 किलोमीटर की लंबाई में महान हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ। ठीक, कुछ टाइम के बाद फिर
महान हिमालय के दक्षिण में कम ऊंचाई, मतलब जितनी ऊंचाई इसकी थी उतनी ऊंचाई लघु हिमालय की नहीं थी, थोड़ी कम ऊंचाई। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, और महान हिमालय के बाद लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण 25 से 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। तो टाइम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सीक्वेंस याद रखिएगा। इसके बाद सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति हिमालयी नदियों द्वारा लघु हिमालय के दक्षिण में, ठीक, मतलब जो लघु, मान लीजिए लघु हिमालय है, अब जो नदियाँ अपना अवसाद वगैरह लेके आएंगी तो यहाँ पे क्या करेंगी, डिपॉजिट कर देंगी, यहाँ पे निक्षेपित कर देंगी। तो इससे किसका निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणी का, ठीक, संपीड़न का परिणाम है। तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा। उसके बाद क्या लिखा है, महान हिमालय श्रेणी का आकार, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, महान हिमालय जो श्रेणी है ट्रांस के बाद, इसका आकार दक्षिण की ओर, उत्तर तथा दोनों किनारों पर तीखे मोड़ उपस्थित है, ठीक है, दक्षिण की ओर है और इसके जो दोनों किनारे हैं वहाँ पे बहुत तीखे मोड़ पाए गए हैं, ठीक। अभी हम लोग आगे इसको और डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इस वक्राकार पर्वत श्रेणी के निर्माण के कारण, अब जब इसका पर्वत श्रेणी का निर्माण ऐसे वक्र में निर्माण हुआ है हिमालय का, ठीक, जब इसका निर्माण हुआ तो प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिम में कठोर अरावली पर्वत, जबकि पूर्व में मेघालय के पठार का निर्माण हुआ है, ठीक। जब इस पर्वत श्रेणी का जब निर्माण हुआ, जब वलन पड़ा, तो यहाँ पे और यहाँ पे किसका निर्माण हुआ, अरावली का, और यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, मेघालय के पठार का, ठीक। ये डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया गया है, ठीक, कि कैसे विलन हुआ और कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। तो जो सबसे पहला वलित पर्वत है या अवशिष्ट, जो अब अवशिष्ट पर्वत बन गया है, वो अरावली है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक और फैक्ट लिखा है, कुनलुन क्या है, वलित पर्वत है। अब आपका ये होमवर्क है कि आपको ये देखना है कि कुनलुन कहाँ पर है, ठीक है। तो कुनलुन क्या है, एक वलित पर्वत है। अब देखिए, ये है हमारा दक्षिण का पठार जो कि प्राचीनतम है, ठीक है, सबसे प्राचीनतम है दक्षिण का पठार, और सबसे नवीनतम कौन है, उत्तर का मैदान, ठीक। तो अगर हम लोग नीचे से देखेंगे तो सबसे नीचे है दक्षिण का पठार, फिर उत्तर का मैदान है, फिर शिवालिक है, फिर मध्य हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के भी 3 पार्ट हैं, एक क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, फिर तिब्बत का पठार है और उसके ऊपर कुनलुन है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक। और यहाँ पे 2 चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे प्राचीन कौन है और सबसे नवीनतम कौन है, ठीक। अगर श्रेणियों की बात करेंगे, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक में, तो सबसे जो नवीनतम है वो शिवालिक है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे तो सबसे नवीनतम हमारा उत्तर का मैदान है। अब ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। इसमें ये कहा गया है कि कैसे ये लोग एक दूसरे से अलग हुए हैं। देखिए, सबके बीच में कुछ ना कुछ बाउंड्री है। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है इंडस सांगपो सचर जोन। इंडस मतलब सिंधु नदी की बात हो रही है, सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है, ठीक। तो इंडस सांगपो सचर जोन ITSZ किसके किसके बीच में स्थित है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। फिर महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आएंगे तो MCT मेन थ्रस्ट या मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक। हो सकता है सीक्वेंस में लगाने को आ जाए, ठीक। ये चारों नाम दे दिया जाए आपको, ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ये और कहा जाए कि इसको आप लोग पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लगाइए। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, पूछ ले कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो बाउंड्री है, ठीक, उसका क्या नाम है, ठीक। तो हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने देखा कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में ITSZ है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट है, इसको कहा जाता है MBT या MBF, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट। उसके बाद शिवालिक और उत्तर के मैदान के बीच में है HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चाहे तो आप लोग भी सेम ऐसे ही डायग्राम अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, जिससे आप लोग को याद करने में आसानी होगी, ठीक। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने हिमालय पर। हिमालय में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 नाम हैं, एक तो ट्रांस हिमालय, एक पार हिमालय और एक तिब्बत हिमालय, ठीक। इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, K, L और J,
ये श्रेणियाँ आती हैं जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ। हमने बताया ना, सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, फिर हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग काराकोरम की बात करें तो ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम, सबसे ऊपर जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो सबसे ऊपर वाली जो है वो काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। ठीक है, तो इसकी लंबाई और ऊंचाई दोनों अधिक है। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसकी सबसे ऊंची चोटी K2। ये भी पूछा जा सकता है कि K2 जो है वो किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, या ये पूछा जा सकता है कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक, K2 काराकोरम को उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। अब अगर हम लोग लद्दाख की बात करें तो जो लद्दाख है वो काराकोरम और जास्कर के बीच में स्थित है। ठीक है, काराकोरम था, फिर लद्दाख था, फिर जास्कर था, तो लद्दाख जो है वो बीच में है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है। हर पर्वत श्रेणी की आपको ऊंची चोटी पता होना चाहिए, चाहे आप अगर इंडिया के पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं तब भी, और वर्ल्ड के पर्वत में पढ़ रहे हैं तब भी, सबका आपको जो भी इम्पोर्टेंट पर्वत हैं उनकी सबसे ऊँची चोटी पता होनी चाहिए। जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, कौन सी? राकापोशी। ठीक, अब देखिए सिंधु और उसकी सहायक नदी है श्योक। एक मिनट, सिंधु और उसकी सहायक नदी है श्योक नदी, उसके बीच में जल विभाजक है। यहाँ देखिए मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है। पहले ऊपर ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। तो सिंधु आती है इसके नीचे से और श्योक आती है इसके ऊपर से। तो लद्दाख कहाँ हो गया, कहाँ स्थित हो गया? श्योक और सिंधु के बीच में। और लद्दाख जो पठार है वो अक्साई चिन्ह, देखिएगा मैप में, अक्साई चिन्ह क्षेत्र में स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है और कहाँ पर? सिंधु नदी जो है वो इनके बीच में। देखिए सिंधु नदी को अगर देखेंगे तो जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी इन दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। देखिए इधर से आ रही है सिंधु नदी, ये सिंधु नदी आ रही है, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में जल विभाजक का काम करती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए लद्दाख जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है एक शीत मरुस्थल है, ठीक, कोल्ड डेजर्ट है। क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। और ये हमने ऊपर देख लिया कि लद्दाख जो है वो अक्साई चिन्ह का भाग है। ट्रांस हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ वनस्पतियों का, जाहिर सी बात है वनस्पतियाँ होंगी नहीं। ठीक, लद्दाख श्रेणी का विस्तार ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। जो कैलाश श्रेणी हमने पढ़ा था वो लद्दाख का ही विस्तार है। ठीक, मतलब लद्दाख जो है वो विस्तार होकर कहाँ तक पहुँच गया है? तिब्बत में, और तिब्बत में इसी लद्दाख श्रेणी के भाग को कैलाश श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए काराकोरम जो श्रेणी है वो अफगानिस्तान, मैप में देखिएगा, और चाइना के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक, पश्चिम की तरफ काराकोरम श्रेणी पामीर घाट देखिएगा, ऊपर आपको दिखेगा, ठीक, मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की तरफ तिब्बत में कैलाश श्रेणी की तरफ मिल जाती है ये। ठीक, तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हम लोगों ने आज देखा ट्रांस हिमालय और हिमालय के बारे में। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब कल हम लोग महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग पढ़िएगा, इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, जो भी यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट था मैंने उस सबको अंडरलाइन कर दिया था, हाईलाइट कर दिया था, तो उसको लिखिएगा अलग से, मैप ज़रूर देखिएगा और घटना चक्र सॉल्व करिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।